अनीता, अब आ भी जा, लड़की वाले हमारी राह देख रहे होंगे। आ रही हूँ मम्मी जी। अब ऐसे ही आ जाऊँ क्या? लगना भी तो चाहिए कि मैं लड़के की भाभी हूँ। ठीक है, हो गया ना। चल, अब वहाँ तू ही दिखेगी, मेघा तो तेरे सामने बूढ़ी दिखेगी। मौसम, अनीता, शुभम और प्रेम के साथ मेघा के घर पहुंच जाती है। मेघा साड़ी में ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। मेघा को देखते ही अनीता कहती है, ये साड़ी कौन पहनता है अब? तुम तो मुझसे 10 साल बड़ी लग रही हो। यंग दिखना चाहिए इस उम्र में मेरी तरह। वो भाभी, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। हाँ, साड़ी पहननी भी चाहिए। अनीता, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम तो 2 साल की ही हो अभी तक। इतने में ही मेघा की माँ रवीना कहती है, आप लोग नाश्ता कीजिए। अनीता, ये आलू पकौड़े स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है, खाओ खाओ। नहीं नहीं आंटी, ये सब इतना ऑयली मैं नहीं खाती। मुझे मोटा नहीं होना, आई वॉन्ट टू बी फिट। बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है, इस उम्र में इतना फिटनेस का नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा तो लो, कोई बात नहीं, तुम फिट ही हो। अनीता मन ही मन बहुत खुश होती है और कहती है, आंटी भी मुझे यंग समझ रही है, 40 की उम्र में 25 की जो दिखती हूँ। इतने में ही मौसम बोल उठती है, ये सब ज़्यादा खा पी कर तबीयत खराब हो जाएगी। 40 के बाद खाना देख कर ही खाना चाहिए। क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहीं भी बोल देती हैं। अनीता का मुंह बन जाता है और वो उठकर चली जाती है। मौसम मेघा और शुभम का रिश्ता तय कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के पहले ही दिन मेघा देखती है कि अनीता सुबह जॉगिंग सूट पहनकर कहीं से आ रही है। ये क्या है, तुम एक दिन भी नहीं छोड़ सकती? आज तो छोड़ देती। आज भी जाना ज़रूरी था क्या? आज मेघा का इस घर में पहला दिन है, उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मम्मी जी, वैसे भी कल शादी में मैंने बहुत तला हुआ खा लिया था और 10 दिन से वैसे भी बिजी थी ना शादी में, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। अनीता नहा धोकर नाश्ते की मेज़ पर आ जाती है, जहाँ मेघा को देखकर मौसम कहती है, बहुत सुंदर लग रही हो मेघा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि घर की बहू हो। एक तुम हो और अनीता, जो कि विदेशी कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है। शादी को 15 साल हो गए, अभी तक इस घर के तौर तरीके नहीं सीख पाई, बस खुद को जवान दिखाने में लगी रहती है। अब मुझे ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना मम्मी जी। अनीता अपनी देवरानी मेघा को देखकर खुश होने के बजाय उससे जलने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन मेघा अखबार में न्यूज़ पढ़ रही होती है कि अचानक से चहकने लगती है, भाभी, हमारे शहर में रैंप वॉक होने वाली है। पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे मॉडल बनने का ना बहुत शौक था, मैं पार्टिसिपेट करूंगी इसमें। सच में? मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी इसमें। भाभी, लेकिन इसमें 30 साल से अंदर तक की औरतें ही भाग ले सकती हैं। ओए, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं उम्र में बहुत बड़ी हूँ क्या? आज भी तुमसे उम्र में कम ही दिखती हूँ। अरे, एक बार लोग तुम्हें मोटा कह देंगे, लेकिन मुझे नहीं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था भाभी। अनीता और मेघा दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अनीता अपनी उम्र सभी को 25 बताती है और सभी उसकी बात मान भी जाते हैं। रैंप वॉक वाले दिन सभी प्रतियोगी वहाँ आते हैं और अनीता को देखकर उससे बातें करने लगते हैं। तुम बहुत छोटी लग रही हो, तुम्हारी उम्र तो 20 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। अनीता मुस्कुरा देती है, तुम्हारा चेहरा भी बहुत मासूम है। थैंक यू। मेरी ना बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी। मेरी देवरानी भी मुझसे उम्र में बड़ी है। तुम्हारी देवरानी तो बड़ी तिखी रही है। मुझे तो लग रहा है कि हम बेकार ही इस रैंप वॉक में आए हैं। जीतोगी तो तुम ही। वैसे अच्छा लगा तुम्हें मिलकर। सभी रैंप वॉक पर चलती हैं और अनीता जीत जाती है। आपकी वॉक के साथ साथ आपका फिगर भी बहुत अच्छा है। आप बॉलीवुड में ट्राई क्यों नहीं करती? हाँ, नहीं, मुझे मूवीज़ का कोई शौक़ नहीं है। अब तो अनीता के तेवर और भी बढ़ जाते हैं और वो खुद को और भी जवान समझने लगती है। अनीता अपने से कम उम्र की लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और उनके साथ ही घूमना फिरना शुरू कर देती है। एक दिन मेघा का बर्थडे रहता है और शुभम उसे सरप्राइज़ देने के लिए एक पार्टी देता है। बर्थडे पार्टी में अनीता मेघा से भी ज़्यादा तैयार होकर आती है। मेघा की जगह सबकी नज़रें अनीता पर ही रहती है। मेघा की एक फ्रेंड अनीता से कहती है, अच्छा, तो आप ही है मेघा की जेठानी? हाँ, लेकिन उम्र में हम दोनों बराबर हैं। नाम की देवरानी जेठानी है हम। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था।
फिर तो मैं तुम्हें आप नहीं तुम कहूँगी। तुम भी मेरी फ्रेंड हुई जैसे मेघा है। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर सब डीजे में नाचने लगते हैं और प्रेम अनीता से कहता है, ये हिल के सैंडल पहनकर नाचने मत चली जाना, गिर गई तो फिर हड्डी जुड़ेगी भी नहीं। अब तुम जवान नहीं रह गई हो। तुम ना ज़्यादा बोलो मत। अब देखो कौन बूढ़ा है और कौन जवान। अनीता भी डीजे में जाकर सभी के साथ नाचने लगती है। अनीता को नाचता देख सभी डीजे से उतर जाते हैं और मेघा और अनीता ही डीजे में रह जाती है और दोनों में शुरू हो जाता है कंपटीशन। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को हराने में लग जाती है। जेठानी जी आप उतर जाओ, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची। तुम अपनी सोचो, मेरे सामने अच्छे अच्छे बूढ़े हैं। बहुत देर तक कंपटीशन चलता है और फिर मेघा गिर जाती है, लेकिन अनीता टिकी रहती है और एक बार फिर अनीता साबित कर देती है कि वो आज भी जवान है। क्या हुआ बर्थडे गर्ल, चेहरा क्यों लटक गया? अब तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि कौन जवान है और कौन बूढ़ा। अनीता के जीतने के बाद उसके अंदर और भी जुनून जाग उठता है खुद को जवान रखने का। अब अनीता जॉगिंग के साथ साथ जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन कर लेती है और आए दिन पार्लर में जाकर कुछ न कुछ करवाती रहती है। एक बार अनीता के पड़ोस में एक कपल रहने को आया। सुरभि अनीता को अपनी उम्र का समझकर उससे बातें करने लगती है। अनीता को सुरभि से बात करता देख मेघा शुभम से कहती है, लो अब भाभी को एक और साथी मिल गया, अब भाभी और जवान बनने में लग जाएगी। भाभी तो भाभी है। एक दिन मैंने भाभी को भैया से बात करते सुना था। वो भैया से कह रही थी कि तुम किसी से मेरी उम्र मत बता देना। दोनों हंसने लगते हैं। दिन यूं ही बीतने लगते हैं और एक दिन अनीता डंबल मार रही थी तब। अरे मत करो ये सब, तुम जवान बनने की होड़ में अपनी उम्र भूलती जा रही हो। ये सब छोड़ दो। प्रेम की इतना कहते ही अनीता को कमर में झटका आ जाता है और उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। आपकी उम्र कितनी है? अब अनीता अपनी उम्र बताने में हिचकिचाने लगती है। तभी गुस्से में मौसम कहती है, अब इनसे भी अपनी उम्र छुपा लोगे क्या? इनके सामने भी जवान बनना है? ठीक है, हम कर भी क्या सकते हैं। बता दो इन्हें कि तुम 20 साल की हो, फिर अपनी टूटी कमर लिए बैठी रहना, क्योंकि इनका इलाज तो फिर 20 साल के हिसाब से ही होगा ना। नहीं नहीं मम्मी जी, डॉक्टर मेरी उम्र 40 साल है। मैंने जवान बनने के चक्कर में अपनी ये हालत कर दी। डॉक्टर हंसने लगते हैं। पता नहीं ये आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अब चिंता मत कीजिए, अब जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। अनीता की कमर में बड़ा सा प्लास्टर हो जाता है। अब तो आप जवान बनने की कोशिश नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं डॉक्टर, कभी नहीं। अनीता अब खुद को जवान बताना भूल ही जाती है। रोजी एक मनचली सी लड़की थी, जिंदगी खुद के तरीके से जीती। उसे हमेशा उसके माता पिता ठीक से रहने को कहते, लेकिन उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं। फिर एक दिन, किसके लिए पूछ रहे हैं? रोजी के लिए? हाँ हाँ, हमारे पड़ोस में ही रहती है। वो क्या है ना, मेरे बेटे की शादी के लिए किसी ने रिश्ता भेजा था, तो सोचा पहले पड़ोसियों से जान लेते हैं कि क्या है, कैसी है लड़की। अच्छा किया बहन जी, बच गई आप। एक नंबर की आवारा है। अरे लड़के भी क्या बाहर रहते होंगे जितनी वो घर के बाहर रहती है। ओह, क्यों? घर के बाहर क्यों रहती है? वो तो आप खुद ही देख लीजिए। औरत देखती है कि रोजी बाइक के पास खड़ी होती है और आसपास के जा रहे लड़कों को देख रही होती है। अरे माँ, ये तो कोई मंचली सी लग रही है। ना ना, अच्छा हुआ देख लिया, वरना शादी के बाद तो पछताना ही पड़ता। अरे नहीं नहीं, क्यों? हम जैसे शुभ चिंतक है ना समाज में अभी। उधर रोजी की माँ, फिर एक लड़के का रिश्ता हाथ से निकल गया। एक तो हमारी आवारा बेटी, दूसरे मुँह पड़ोसी। क्या है माँ, रहने देना। क्यों मेरी शादी करवाने में लगी है? ये ले, राशन रख ले। हाँ बेटा, ये तो है कि पिता के जाने के बाद घर तूने ही संभाला है, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते हैं और रोजी के लिए कोई लड़का नहीं मिलता। फिर एक रोज मंदिर में, पंडित जी देखिए ना, मेरी लड़की के लिए कोई तो अच्छा लड़का मिल जाए। आप अपनी बेटी से बोलिए कि वो 11 सोमवार पीपल में जल चढ़ाए, अवश्य ही जल्द रिश्ता हो जाएगा। खैर, माँ के कहने पर रोजी मान जाती है। फिर एक रोज मंदिर में एक औरत की नजर रोजी पर पड़ती है।
ये लड़की कितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करती है। काश मेरे करण के लिए ऐसी लड़की मिलती। पंडित जी से ही बात करती हूँ। क्यों पंडित जी, ये लड़की कौन है? इसका रिश्ता मेरे करण से करवा दीजिए ना। क्या है माँ, न जाने कौन है, किसी से प्यार करती हो, वो क्यों करेगी मुझसे शादी? वैसे तो लड़की हीरा है, पिता के बाद से ही घर चला रही है, लेकिन लोग कहते हैं कि चाल चलन ठीक नहीं है। ओह, देखकर तो नहीं लगता कि चलन खराब होगा। इसकी माँ से बात करते हैं। करण और उसकी माँ रोजी के घर आते हैं, जहाँ घर देखकर क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर सजाया है। हाँ माँ, बात करके देखना। नमस्ते, वो मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ। आइए आइए आइए। वो क्या है ना, मेरी बेटी की इमेज थोड़ी खराब कर रखी है आसपास वालों ने। तभी वहाँ रोजी आ जाती है। मोहल्ले वालों ने कुछ देखा होगा, तभी तो बोल रहे होंगे ना माँ। और कैसे लोग हैं आप, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन घर आ गए? अरे जरा बगल वाली आंटी के घर तो हो आइए। करण और उसकी माँ को रोजी के बोलने का अंदाज इतना भा रहा था कि वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि रोजी बोल क्या रही है। फिर अच्छा चलो मेरे साथ, देखते हैं क्या है उनकी राय तुम्हारे लिए। हाँ हाँ चलो, चलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। करण रोजी को लेकर पड़ोस की आंटी के पास जाता है। हाँ आंटी, तो क्या है इस लड़की का फीडबैक, कैसी है ये बोलकर वो रोजी का हाथ पकड़ लेता है। अरे बहुत अच्छी लड़की है, परिवार भी बहुत अच्छा है, माँ का पूरा ख्याल रखती है। अरे कभी खुद के लिए कुछ करते नहीं देखा हमने इसे। रोजी को हैरानी होती है कि जो आंटी सारा दिन उसे कोसा करती थी, वो कैसे उसके हक में बात कर रही है। क्या सोच रही हो? यही कि ये तुम्हारे लिए ऐसा क्यों बोल रही है? वो क्या है ना रोजी, अभी तक सब तुम्हें और तुम्हारी माँ को अकेला समझते थे, इसलिए जो मर्जी बात करते थे, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। रोजी को करण की बात अच्छी लगती है, लेकिन न जाने क्या होता है कि थोड़ी ही देर में वो क्या है ना, मेरे घूमने जाने का वक्त हो गया है, तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय। घूमने का वक्त? अरे कहाँ जा रही हो रोजी? ओहो, रिश्ता लेकर आए हैं आप लोग, बीवी नहीं बन गई हूँ मैं आपके बेटी की जो रोक टोक शुरू कर दी। अरे कैसी बात कर रही हो रोजी, कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी होने वाली सास से? होने वाली अभी ये मुझे जानती कहाँ है। ये बोलकर रोजी टाइट कपड़े पहनकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद चलो माँ घर चलते हैं, रोजी तो मुझे बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही है। अरे देगी बेटा। पता नहीं क्यों ये लड़की खुद की गलत इमेज दिखाने में लगी रहती है, जबकि बहन जी सच कहूँ सारा घर यही देखती है, कभी 1 रुपए का फालतू खर्चा नहीं करती खुद पर, जो करती है सब घर के लिए। आपका तो एक बेटा भी है ना? हाँ है, पढ़ाई कर रहा है, बस अब उसकी भी नौकरी लगने ही वाली है। उसके हॉस्टल से लेकर पढ़ाई का सारा खर्चा यही देख रही है। माँ, मुझे अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी। दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक रोज मंदिर में करण की माँ, माना मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन एक दोस्त की तरह मुझसे बात तो कर सकती हो ना बेटा? हाँ क्यों नहीं। वैसे कैसा है करण? उसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से होगी आंटी, अब फिक्र ना करें। हाँ बेटा वो तो है, हम लोगों ने तो उसकी शादी फिक्स भी कर दी। रोजी को करण की माँ की बात सुनकर दुख होता है। क्यों, क्या हुआ, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं नहीं आंटी, ठीक तो है, अच्छा किया। कब है शादी? बस जल्द ही। अच्छा रोजी मैं चलती हूँ। रोजी घर आती है जहाँ ढेर सारे फल रखे होते हैं, साथ में साड़ी और कुछ गहने। ये सब क्या है माँ? अरे वो करण आया था, दे गया है, कह रहा था कि शादी का शगुन है, उनके घर जगह नहीं है तो हम लोगों के घर रख गए हैं। कोई जरूरत नहीं है माँ इन लोगों को इतना गले लगाने की।
अरे क्या हो गया है बेटा, तू शादी नहीं कर रही है तो ना कर, लेकिन अब तो उसकी शादी फिक्स हो गई है। थोड़ी बहुत मदद चाहते हैं तो कर देते हैं, वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो दिख रहा है माँ, शादी का रिश्ता लेकर यहाँ आए थे, अब शादी का सामान रखवा रहे हैं। वैसे माँ कितने प्यारे गहने हैं ना। हाँ बेटा, देने में तो कोई कमी नहीं रखी। सुना है लड़की वाले इतने संपन्न भी नहीं है। रोजी कुछ सोचती है, फिर अंदर चली जाती है। अगले रोज, अरे रोजी कहाँ है? बाहर आ बेटा, करण की माँ आई है। नमस्ते आंटी, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना रोजी बेटा, होने वाली बहू के लिए कपड़े लेने हैं। तू चलेगी साथ में? पसंद करवा देना कपड़े। हाँ चलिए। रोजी की पसंद के सारे कपड़े करण की माँ खरीद लेती है। फिर वो क्या है ना, मेरी होने वाली बहू के सर पर काफी जिम्मेदारियां हैं घर द्वार की, तो उसकी शादी के बाद वो नौकरी नहीं छोड़ेगी और अपने मायके वालों की आर्थिक मदद भी करेगी। तो क्या आप लोग इस बात के लिए मान गए? हाँ और क्या, करण के तो अब 2-2 परिवार हो गए हैं ना। वैसे तुम भी कर लो शादी, कोई अच्छा लड़का देखकर। रोजी घर आ जाती है। घर में फैले शादी के सामान को देखकर माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ मुझे करण पसंद था, लेकिन शादी के बाद मैं तुम लोगों का ख्याल कैसे रख पाती, इसलिए मैंने खुद को हमेशा गलत दिखाया, जिससे कोई मेरे आसपास तक ना आ पाए। लेकिन अब जब करण मेरे जैसी ही किसी लड़की से शादी कर रहा है तो तभी वहाँ करण और उसकी माँ आ जाते हैं। तुम्हारे जैसी नहीं, बल्कि तुमसे ही। मैं जानता था कि तुम घर की जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ऐसा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोला था ना। सोनिया खुले विचारों वाली मॉडर्न लड़की थी। वो हमेशा अपने मन के चलाती थी और किसी की कुछ नहीं सुनती थी। फिर कुछ समय बाद सोनिया के माता पिता उसकी शादी गांव में रहने वाले राज नाम के लड़के से तय कर देते हैं। राज गांव में ज़रूर रहता था, लेकिन उसके पास खानदानी ज़मीन बहुत थी और खेतीबाड़ी से अच्छी खासी कमाई भी होती थी। फिर सारी तैयारियां हो जाने के बाद राज और सोनिया की शादी हो जाती है। सोनिया राज के साथ मिलकर हनीमून का प्लान बनाती है। मम्मी जी, मैंने फैसला किया है कि आप भी हमारे साथ हनीमून पर चलेंगी। अरे बहू, ये तो कैसी बात कर रही है? तुम दोनों के हनीमून में मेरा क्या काम? मम्मी जी, ये सब पुरानी बातें छोड़िए ना, मैं तो आप दोनों के साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। फिर आखिरकार सोनिया के सामने सुमित्रा हार मान लेती है। हनीमून में जाने के बाद सोनिया ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। ये देखकर राज को बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि बचपन से ही वो एक सीधा साधा लड़का था। फिर एक दिन सोनिया बर्फ से लदी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर राज के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। वाह, कितना रोमांटिक माहौल है यहाँ का। मन तो करता है कि मैं तुम्हें किस करते हुए फ़ोटो खिंचवाऊँ। अरे नहीं, माँ यहीं पास में है, ये सब ठीक नहीं लगता। दूसरी तरफ सोनिया की बातें सुनकर सुमित्रा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सोनिया सुमित्रा का हाथ पकड़ लेती है। अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हो? हमारे साथ आप भी फ़ोटो खिंचवाइए ना। अरे नहीं, मुझे छोड़ दे बहू, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दे, मैं तुम दोनों के बीच में दखल नहीं देना चाहती। फिर किसी तरह सुमित्रा अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ राज भी सोनिया की हरकतों से बहुत परेशान था। सोनिया, तुमने माँ को लाकर ठीक नहीं किया। वो बेचारी हमेशा अनकंफर्टेबल महसूस करती है। अरे मैं तो सोच रही थी कि मम्मी जी भी हमारे साथ एंजॉय करेंगी, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ना बहुत ही बोरिंग हो। चलो ठीक है, वापस अपने गांव ही चलते हैं। ये सुनकर राज मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर अगले ही दिन वो तीनों अपने गांव लौट जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने थिएटर में एक भी मूवी नहीं देखी। चलो ना राज, आज किसी थिएटर में मूवी देखने चलते हैं। हाँ ठीक है, हमारे गांव के पास एक बढ़िया थिएटर है। शाम को मेरा काम ख़त्म होते ही मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा। फिर शाम होते ही राज सोनिया को मूवी दिखाने गांव के पास वाले थिएटर में ले जाता है। अरे ये कैसा थिएटर है? इससे अच्छी थिएटर तो हमारे शहर में है। देखो सोनिया, इस गांव के पास यही इकलौता थिएटर है।
अगर तुम्हें मूवी देखना है तो ठीक है, वरना वापस घर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, वापस नहीं जाना चाहती मैं। चलो अंदर जाकर मूवी देखते हैं। थोड़ी ही देर में मूवी शुरू हो जाती है। सोनिया राज का हाथ पकड़कर उसे एकटक देखने लगती है। अरे सोनिया, तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुम फिल्म देखने आई हो ना, सामने पर्दे की तरफ देखो। क्या बताऊं राज, आज तुम ना बहुत हॉट लग रहे हो। मन कर रहा है तुम्हें ढेर सारी किस करूं। अरे देखो सोनिया, यहाँ ये सब ठीक नहीं है। घर जाकर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना बस। अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरे पति हो, मैं जहाँ चाहे वहाँ तुम्हें किस करूँगी। मुझे किसी बात का डर नहीं है। और वैसे भी तुम ना लड़की की तरह घबराती हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं पति और तुम पत्नी हो। दोनों की बड़बड़ सुनकर आसपास बैठे लोगों को बड़ी तकलीफ होने लगती है। तभी एक लड़की चिढ़कर सोनिया को डांटते हुए कहती है, अरे ओ कामदेव की बेटी, अगर तुझे अपने पति के साथ रोमांस करने की इतनी इच्छा हो रही है तो घर क्यों नहीं चली जाती? यहाँ बैठकर हम सबका दिमाग क्यों खराब कर रही है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन दोनों की बड़बड़ की वजह से मैं मूवी एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। अरे कोई इन दोनों को थिएटर से बाहर निकालो प्लीज़। देखा, तुम्हारी वजह से सभी लोग नाराज़ हो गए। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अरे ये तुम्हारे गांव का सड़ा थिएटर और यहाँ के गंवार लोग, ये भला क्या जाने रोमांस क्या होता है। मुझे भी इन लोगों के बीच बैठने की कोई इच्छा नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। उसके बाद वो दोनों थिएटर छोड़कर अपने घर लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, राज आज ना रोज डे है, तो मेरे लिए ढेर सारे गुलाब के फूल लेकर आना और हमारे कमरे को गुलाब के फूल से सजा देना। सोनिया, अब ये रोज़ डे क्या होता है? इसे आज ही आना था क्या? मुझे बहुत काम है। रोज डे के दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे लिए गुलाब के फूल लाने ही पड़ेंगे। ये सब तो ठीक है सोनिया, लेकिन हमारे गांव में गुलाब का एक भी पेड़ नहीं है। गुलाब लेने बड़ी सड़क के पास वाले बाजार में जाना पड़ेगा। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? जाओ, जाकर ले आओ ना। देखो सोनिया, थोड़ी ही देर में सारे मजदूर खेत में पहुंच जाएंगे। वहां जाकर मुझे उन्हें काम समझाना है और भी बहुत काम पड़े हैं। इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। हे भगवान, जब से तुम्हारे साथ मेरी शादी हुई है तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह नर्क बन गई है, नर्क। मैं इतनी रोमांटिक हूँ और तुम एकदम बोरिंग इंसान। अरे पत्नी को खुश करने के लिए लोग न जाने कितने पापड़ बेलते हैं, लेकिन तुम तो बस हमेशा अपने काम के बारे में सोचते रहते हो। देखो सोनिया, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह खुलकर अपना प्यार जता नहीं पाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बुरा हूँ। रहने दो, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। मुझे अपना भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली है। अरे क्या हुआ बहू, तू इस तरह रो क्यों रही है? इस नालायक ने तुझे कुछ कहा क्या? सोनिया रोते हुए अपनी सास को सारी बात बताती है। हे भगवान, ये तो बड़ी अजीब मुसीबत है। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। एक काम कर बेटा, तू बहू को शहर ले जा। बहू शहर में पली बड़ी है ना, वहाँ इसी की तरह लोग रहते होंगे। ये वहीं खुश रहेगी। हाँ, मैं शहर जाकर ही रहना चाहती हूँ, वरना इस गांव में तो मेरा दम घुट जाएगा और किसी रोज ना मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। नहीं नहीं सोनिया, ऐसी बात नहीं करते। हम कल ही शहर चलेंगे। फिर अगले ही दिन सारी तैयारी करके राज अपनी पत्नी सोनिया को शहर ले जाता है। शहर जाकर सोनिया राहत की सांस लेती है। अरे वाह, अब लग रहा है कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। यहाँ मैं अपने पति के साथ जैसा चाहे वैसा रोमांस कर सकती हूँ, कोई आपत्ति उठाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ उन दोनों को शहर भेज सुमित्रा भी सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगती है।